पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जब हम अपने रेजिस्टर्स को साइड बाय साइड कनेक्ट करवाते हैं तो जो कम्बिनेशन हमारे पास बनता है दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल कम्बिनेशन। जैसा कि इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि तीन रेजिस्टर्स R1, R2 और R3, इन तीनों को हमने साइड बाय साइड कनेक्ट करवाया है। सो दिस कम्बिनेशन इज़ कॉल्ड पैरेलल कम्बिनेशन। अगर हम एक पैरेलल कम्बिनेशन के लिए अपने सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या जिसे हम टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैथमेटिकली वो हमारे पास बराबर होती है 1/R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब एक पैरेलल कम्बिनेशन के क्या फ़ीचर्स होते हैं तो देखें कि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर हमारे पास फ़्लो ऑफ करंट के लिए एक से ज़्यादा पाथ मौजूद होता है। जैसे कि आप इस पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर देख सकते हैं कि करंट को गुजरने के लिए सिर्फ एक पाथ ही नहीं बल्कि एक से ज़्यादा पाथ यहाँ पर मौजूद हैं। करंट इस पाथ से भी गुजर रहा है, करंट इस पाथ से भी गुजर रहा है, करंट इस पाथ से भी गुजर रहा है। लेकिन सीरीज़ कम्बिनेशन में हमने देखा था कि हमारे करंट को गुजरने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ मिलता है। पैरेलल कम्बिनेशन का दूसरा फीचर ये है कि करंट डिफरेंट होगा हर रजिस्टर में से पास होने वाला। R1 में से पास होने वाले करंट की वैल्यू अलग होगी, R2 में से पास होने वाले करंट की वैल्यू अलग होगी और इसी तरह से R3 में से पास होने वाले करंट की वैल्यू अलग होगी। लेकिन सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास हर रजिस्टर में से पास होने वाला जो करंट रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। फीचर नंबर 3 ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर कितना पोटेंशियल है V, जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर कितना पोटेंशियल है 0। तो अगर आप देखें तो R1 कहाँ पर कनेक्टेड है, इन बिटवीन V एंड 0। तो इट मीन्स जितना पोटेंशियल बैटरी का होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस भी आएगा। बिल्कुल इसी तरह से R2 कहाँ पर कनेक्टेड है तो ज़रा गौर से देखें तो R2 इज़ कनेक्टेड बिटवीन V एंड 0। इट मीन्स कि R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी V होगा और इसी तरह से R3 भी V और 0 के दरमियान कनेक्टेड है। तो R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो भी बैटरी के पोटेंशियल के ही बराबर होगा। तो याद रखिएगा कि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर हर रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। लेकिन सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास हर रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। फीचर नंबर 4 ये है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़ स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। यानी कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस आएगी उसकी वैल्यू हमारे सर्किट में मौजूद सबसे जो छोटी रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रेजिस्टेंस 1 ओम की है, एक रेजिस्टेंस 2 ओम की है और एक रेजिस्टेंस 3 ओम की है और ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अगर मैं इनकी टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो 1 ओम से भी कम आएगी। क्यों? क्योंकि 1 ओम हमारी सर्किट के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू की रेजिस्टेंस है। लेकिन सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो हमारे सर्किट में मौजूद जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस हो उससे भी ज़्यादा होती है। अब हम डिस्कस करते हैं डेरिवेशन ऑफ दिस R इक्विवेलेंट कि ये जो हमारे पास फार्मूला है या जो इक्वेशन है ये कहाँ से ड्राइव होती है। तो अभी हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर वो क्या रहेगा, हमारे पास इक्वल रहेगा और किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ऑफ द अप्लाइड बैटरी के। बट जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बैटरी हमारे इस सर्किट को जो करंट प्रोवाइड कर रही है वो 12 एम्पेयर है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस 12 एम्पेयर में से 6 एम्पेयर करंट R1 में से फ़्लो कर जाए, 3 एम्पेयर करंट R2 में से फ़्लो कर जाए और 3 एम्पेयर करंट R3 में से फ़्लो कर जाए। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल करंट प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन R1, R2 एंड R3 एंड दैट इज़ द
इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्यों? क्योंकि करंट होता है हमारे पास चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अब क्योंकि हर रजिस्टर में से पास होने वाले करंट की वैल्यू अलग है, तो अगर हम R1 में से फ़्लो करने वाले करंट की वैल्यू निकालें, यानी कि I1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो हमारे पास बराबर होगा पोटेंशियल डिवाइडेड बाय R1। R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है? V1, और V1 किसकी इक्वल है? पोटेंशियल ऑफ द अप्लाइड बैटरी के। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर R1 इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R1। बिल्कुल इसी तरह से करंट थ्रू रजिस्टर R2 इज़ इक्वल टू V अपॉन R2। करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर R3 इज़ इक्वल टू V अपॉन R3। ओके, अब अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को उठाएं और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें, I1, I2 और I3 की जगह पर, तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। इज़ I is the current delivered by this battery to this circuit. So according to Ohm's law, this I will be equal to V upon R। लेकिन कौन सा V? पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। कौन सी रेजिस्टेंस? क्योंकि इस पूरे सर्किट को हमारी बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है, तो इस पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। यहाँ से आप V को कॉमन लें, V को कॉमन लेने के बाद यहाँ से V इस कॉमन लिए हुए V से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एट द एंड रिलेशन रह जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 विच इज़ द डिज़ायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं और उनकी वैल्यूज़ हैं 12 ओम, 6 ओम एंड 4 ओम। अगर हम इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो इक्वेशन अप्लाई करें 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 2 ओम। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारे सर्किट में मौजूद जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस है उससे भी कम आ रही है। अब अगर हमारे पास सेम वैल्यूज़ के रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हों तो उस केस में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल 2 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो एक तो मेथड ये है कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्वेशन को अप्लाई करें और इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लें विच इज़ 3 ओम। बट दूसरा मेथड ये है कि देखें कितनी ओम का रेजिस्टर्स मौजूद हैं, 6 ओम के। इनकी तादाद कितनी है? 2 रेजिस्टर्स हैं, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, द आंसर इज़ अगेन 3 ओम। बिल्कुल इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 में देखें 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों रेजिस्टर्स 9 ओम के हैं। तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्वेशन लगाई और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली 3 ओम। लेकिन अगेन दूसरा मेथड क्या है कि क्योंकि तमाम रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है यानी कि 9 ओम है तो 9 ओम लिखा। कितने रेजिस्टर्स हैं? 3 रेजिस्टर्स हैं, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई? अगेन 3 ओम आ गई। बिल्कुल इसी तरह से एग्जांपल नंबर 3 में देखें कि 4 रेजिस्टर्स हैं और चारों के चारों 20 ओम के हैं। तो एक मेथड तो ये है कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्वेशन को अप्लाई करें और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें विच इज़ 5 ओम। लेकिन दूसरा मेथड क्या है कि कितने रेजिस्टर्स हैं? 4, और हर रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है? 20 ओम है, तो 20 को 4 से डिवाइड करें, द आंसर इज़ अगेन 5 ओम। यानी कि कंक्लूजन ये निकला कि व्हेन n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R अपॉन n। यानी कि बार बार हमें ये इक्वेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास सारे के सारे रेजिस्टर्स सेम वैल्यू के होंगे तो हमने उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिवाइड कर देना है उन रेजिस्टर्स की तादाद के साथ, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर करंट डिवाइड हो जाता है तो किस तरह से हम हर रेजिस्टर में से फ़्लो करने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे R1 में से फ़्लो होने वाला करंट जो कि I1 है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I1 किसके बराबर होगा?
V upon R1 where V is the potential difference across R1 which is equal to the potential difference of applied battery. So that is equation number 1. Now ये जो V है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये V कौन सा है, इस बैटरी का पोटेंशियल. अगेन ओम्स लॉ अप्लाई करें, सो टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू टोटल कितना करंट ये बैटरी जनरेट कर रही है वो करंट, और जिस सर्किट को जनरेट कर रही है उस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, और वो कितनी होगी हमारे पास, आर इक्विवेलेंट होगी. सो हमारे पास V बराबर आ गया I इंटू आर इक्विवेलेंट के. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस आर इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन है, सो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2. एलसीएम लेने के बाद जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो हमारे पास बराबर आ जाएगी R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. और ये भी हमारे पास एक्चुअली एक शॉर्टकट है कि जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो रजिस्टर्स पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर हों तो बजाय इसके कि आप इस इक्वेशन को अप्लाई करें, सिंपल हमने क्या करना है, उन दोनों रजिस्टर्स का प्रोडक्ट लेना है और उसको डिवाइड कर देना है दोनों रजिस्टर्स के सम के साथ. बहरहाल ये हमारे पास आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वेशन नंबर 3. इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, ये कंडीशन बन गई हमारे पास, और इस पोटेंशियल की वैल्यू को उठाया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया, तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I. सो दैट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर R1. I यहाँ पर क्या है, टोटल करंट जनरेटेड बाय दिस बैटरी. बिल्कुल इसी तरह से यही सारे स्टेप्स जब आप R2 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो R2 में से पास होने वाला करंट जो कि I2 है वो बराबर आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी. इसमें जस्ट आपने ये ख्याल रखना है कि अगर हमारे पास सिर्फ दो रजिस्टर्स होंगे, जैसे यहाँ पर एक R1 है और एक R2 है, तो जिस रजिस्टर में से पास होने वाला करंट हमने कैलकुलेट करना हो उस रेजिस्टेंस को हमने सामने नहीं लिखना बल्कि दूसरी रेजिस्टेंस को सामने लिखना है. जैसे यहाँ पर हम R1 में से पास होने वाला करंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऊपर R1 को नहीं लिखेंगे बल्कि R2 को लिखेंगे. बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हम R2 में से पास होने वाला करंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर R2 को नहीं बल्कि हम R1 को लिखेंगे. तो इस तरह से आप इन दोनों जो फार्मूलाज को मेमोराइज कर सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 3 रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हों तो उन तीनों रजिस्टर्स में से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. आइए अब इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि R1 और R2 जो कि 2 ओम और 6 ओम के हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं और कितने वोल्ट की बैटरी के साथ, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ. पार्ट ए, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो बहुत आसान है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्वेशन मौजूद है, ये इक्वेशन अप्लाई करें, R1 और R2 की वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 6/9 ओम या 0.67 ओम. पार्ट बी, करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि इस करंट की बात कर रहे हैं, हमारे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है. तो इस करंट को कैलकुलेट किस तरह से हम करेंगे, ओम्स लॉ से. किस तरह से, देखें सबसे पहले R1 और R2, क्योंकि इसकी हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर चुके हैं तो इन दोनों रेजिस्टर्स की जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. तो अब हमारे पास पोटेंशियल भी है, करंट हमने फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी मौजूद है. सो ओम्स लॉ अप्लाई किया, I इक्वल्स V अपॉन R इक्विवेलेंट. V कितना है, 12 वोल्ट, R इक्विवेलेंट कितनी है, 0.67 ओम. सो करंट डिलीवर्ड बाय दिस 12 वोल्ट बैटरी टू दिस सर्किट विल बी इक्वल टू 18 एम्पेयर. नाउ करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड वेरीफाई यूर आंसर. हर रजिस्टर में से पास होने वाले करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करें और देन अपने आंसर को वेरीफाई भी करें. सो सिंपल हम करंट डिवाइडर रूल जो अभी हमने देखा था उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि R1 में से पास होने वाले करंट को हमने कैलकुलेट करना है तो ऊपर कौन सी रेजिस्टेंस लिखेंगे, R2. सो दैट इज़ द इक्वेशन. R2 भी गिवन है, R1 भी गिवन है, और ये करंट अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 18 एम्पेयर. ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 13.5 एम्पेयर. बिल्कुल इसी तरह से करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर R2 वो किसके बराबर होगा, क्योंकि R2 में से फ्लो होने वाला करंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऊपर कौन सी रेजिस्टेंस लिखेंगे, R1 को. बाकी फार्मूला हमारे पास उसी तरह से रहेगा.
तमाम वैल्यूज़ गिवन हैं, वैल्यूज़ पुट करने के बाद I2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4.5 एम्पेयर। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्योंकि यही करंट जो कि 18 एम्पेयर है यही आगे जाकर इन दोनों रजिस्टर्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू दिस I। सो I1 कितना है 13.5 प्लस I2 कितना है 4.5। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 18 एम्पियर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू द करंट डिलीवर्ड बाय दिस बैटरी।